स्टूडेंट्स इन मॉड्यूल स्कूल कादमा के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 है, क्लास 10th का जाति धर्म और लैंगिक मसले कि किस प्रकार जो हमारे अंदर असमानताएं थी वो जाति के नाम पे थी, धर्म के नाम पर थी और लैंगिक के आधार पर थी। तो हम शुरू में देखा था, हमने पहले लेसन में देखा था जैसे कई उसमें बहुत से देशों में भाषा के ऊपर भी भेदभाव था, लेकिन ये भाषा से अलग प्रकार का है। जाति धर्म और लैंगिक मसले हैं। लिंग का मतलब जेंडर है, यहाँ पे स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव, किस प्रकार स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी कि जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर भी जेंडर के हिसाब से विभाजित किया जाता था काम करने के तरीकों को। जैसे महिलाओं को गृह कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर के अंदर का कार्य करेंगी और पुरुष हैं वो घर के बाहर का कार्य करेंगी। जैसे घर से बाहर कोई उन्होंने आय का स्रोत ढूंढना या कोई और काम, खेती का काम करना, जो भी है वो घर के बाहर के काम कौन करेगा? पुरुष करेगा। और आज हालांकि बदलाव बहुत ज्यादा हो चुका है इसके अंदर। आजकल जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो सभी एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो समारोह होते हैं कई, उनमें जो हम जो हलवाई का काम करवाते हैं, रसोई का काम करवाते हैं, वो पुरुष करते हैं, जबकि ये काम पहले किसका था? महिलाओं का था। और आजकल जो ऑफिसों में या स्कूल में देख रहे होंगे आप, महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। हालांकि अब तो अंतरिक्ष तक हमारी महिलाएं जा चुकी हैं। नंबर 2 पॉइंट हमारा नारीवादी और मर्द दोनों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करता है। ये संगठन नारीवादी संगठन है, ये क्या करता है? महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों की मांग करता है। कहने का मतलब साफ साफ क्या है? ये नारीत्व को बढ़ावा देता है, जो कि होना भी चाहिए। नारी सशक्तिकरण की ओर अपने कदम रखता है। कौन? नारीवादी संस्था। नारी सशक्तिकरण, जब हमारी महिलाएं सुदृढ़ होंगी तो हमारा समाज सुदृढ़ होगा, और समाज सुदृढ़ होगा तो हमारा देश सुदृढ़ होगा। अगला पॉइंट हमारा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में कौन से देश? स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ये देश जो पश्चिमी देश है ये हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं किसमें? महिलाओं की स्थिति में। तो भारत भी अब कम नहीं है। अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट, पितृ प्रधान समाज। हमारा जो समाज है वो कौन सा है? पितृ प्रधान समाज है, यानी कि घर में जो हमारे माता पिता होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर घर में कोई अपनी बात मनवाता है तो कौन है? हमारे पिताजी हैं। सभी उनके आदेश के अनुसार ही गृह कार्य करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि माता की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जो बड़े निर्णय लेने होते हैं वो कौन लेते हैं? हमारे पिता लेते हैं। इसलिए हमारे जो समाज को है वो पितृ प्रधान समाज कहा गया है। अब आगे पॉइंट हमारा 2001 की जनगणना के अनुसार जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव था। जो हमारे पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर कितनी थी? 76 थी, और महिलाओं की तो बहुत ही ज्यादा स्थिति चिंताजनक थी। 54% महिलाएं ही साक्षर थी। ये आंकड़े ध्यान रखने में 2001 के अनुसार है, लेकिन उसके बाद 2011 की जनगणना हो चुकी है, वो आपकी बुक में नहीं दे रखा, मैं वैसे बता देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो पुरुषों की जनसंख्या है उसमें बहुत ज्यादा वो हुई है, साक्षरता में वृद्धि हुई है, और महिलाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। पुरुषों की साक्षरता दर 82% हो गई है और महिलाओं की 65 से अबोव परसेंटेज हो चुकी है। साक्षरता दर की बात है ये। टोटल इनके एवरेज निकाले तो लगभग 75.75 के आसपास हमारे देश में साक्षरता दर है। उसमें पुरुषों की कितनी है? 82% और महिलाओं की कितनी है? 65% है। अब हम बात करते हैं रेशियो की, लिंग रेशियो की बात करते हैं तो 2001 में हमारे देश में जो रेशियो था वो कितना था? महिला और पुरुषों के बीच में 927 था। कितना था? 927 था। लेकिन 2000 वो बुक में नहीं दे रखा, 2011 में वो कितना हो चुका है? 900
40 हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे अगर ज्यादा की बात की जाए, सबसे ज्यादा की बात की जाए तो रेशियो किसमें था सबसे ज्यादा? केरल में था। 1034 लड़कियां 1000 पुरुषों के ऊपर रेशियो है, हमेशा 1000 पे निकलता है ये। और सबसे कम की बात करें तो हमारा अपना राज्य हरियाणा, जिसका रेशियो कितना था? 877, 1000 लड़कियों के ऊपर 877 था। लेकिन आज अगर अब की बात की जाए तो पूरे देश का कितना हो गया? 940 हो गया 2011 के अनुसार। और हरियाणा की अब 2021 में फिर से होगी, हरियाणा का फिलहाल 924 हो चुका है। अब अगला पॉइंट हमारा लोकसभा विधानसभा में भागीदारी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी पहले नाम मात्र थी। 10% भी महिलाएं लोकसभा में नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज के दिन तो अब की बार जो हमारी 17वीं लोकसभा, इसमें तो 78 महिलाएं हैं, 543 में से 10% से ऊपर जा रही हैं। लेकिन पहले की बात है 2001 की, तो 10% भी महिलाएं हमारी लोकसभा में नहीं पहुंच पाती थी। और विधानसभा में तो आज भी महिलाओं की संख्या काफी कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो हमारी नगर पालिका है, पंचायत समितियां हैं, इनमें भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, वो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता पहले पढ़ चुके हम। सांप्रदायिकता वो होती है जब किसी देश में अलग अलग धर्मों के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अपने धर्म को उच्च मानते हैं, वहां क्या होती है? सांप्रदायिकता होती है। सांप्रदायिकता किसको जन्म देती है? सांप्रदायिकता दंगों को जन्म देती है, यानी कि आपसी लड़ाई को जन्म देती है। कौन देती है? सांप्रदायिकता आपसी लड़ाई को जन्म देती है। सांप्रदायिकता किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण में खतरा उत्पन्न करती है। उसके विपरीत क्या आती है? धर्मनिरपेक्षता। उसके विपरीत क्या आती है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये है जो सभी धर्मों का समान आदर करता, किसी विशेष धर्म को नहीं अपनाता हो। हमारा भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अपने जैसे अलग अलग देशों में है, जैसे मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, अफगानिस्तान है, इनमें क्या है? मुस्लिम धर्म को मान्यता है। इटली है, उस साइड क्या है? ईसाई धर्म को मान्यता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है। किसी भी धर्म का जो हमारे संविधान में है, वो हमारे जो संविधान है उसमें भी किसी भी धर्म विशेष की व्याख्या नहीं की गई। धर्म विशेष की क्या नहीं की गई? व्याख्या नहीं की गई। हमारे संविधान में किसी भी धर्म विशेष की व्याख्या नहीं की गई है। इसलिए हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला पॉइंट हमारा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। क्या होता था? जैसे जो वर्ण है, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो शूद्र वर्ण के लोगों को अपने पास नहीं बैठने देते थे। जिस कुएं से वो पानी लाते थे, शूद्र वर्ण के लोगों को उस कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। किसी जो समारोह होता है, सार्वजनिक समारोह में इनकी वहां पे एंट्री अवैध मानी जाती थी, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। जातिवाद। जातिवाद का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। पहले क्या था कि जाति के हिसाब से ही काम करवाया जाता था। जैसे किसी की जाति कोई भी है, मैं कहना नहीं चाहता, वो मतलब घड़े बनाने का काम करता था, कोई दुकान चलाने का, कोई चप्पल जूते हैं इनको ठीक करने का, या कोई है वो खेती करने का ही करता था, कोई कपड़े धोने का ही काम करता था। जो जातिवाद पहले क्या थी? हावी थी। लेकिन आजकल ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल सब सामान्य है। अगला पॉइंट हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले क्या था? शुरू में सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं था। कुछ गणमान्य लोग ही क्या करते थे? मत का इस्तेमाल करते थे, और महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। हमने शायद सेकंड अध्याय में पढ़ा था कि हमने न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1863 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। तो अब क्या हो रहा है? अब जो भारतीय संविधान के अनुसार 18 साल से ऊपर जो भी
स्त्री हो या पुरुष हो उसको क्या डालने का अधिकार है, उसको वोट डालने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। 18 वर्ष से ऊपर वालों को, हमारे संविधान के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर वालों को वोट डालने का सबका समान अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगला पॉइंट हमारा आरक्षण की व्यवस्था। लैंगिक जाति धर्म और लैंगिक मसलों पे भेदभाव को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। हमारे संविधान के अनुसार अब महिलाओं को चुनाव में क्या हो गया, जैसे हमारे पंचायती चुनाव, इसमें महिलाओं को 33% भागीदारी अनिवार्य कर दी है। इसी तरह है ऊपर लोकसभा विधानसभा में महिलाओं की अनिवार्यता 33% कर दी गई है। ये वो अलग बात है, वो जीत रही है नहीं जीत रही है, लेकिन जो सीट है उन पे महिलाएं 33% पे चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे ही हमारी जो थल सेना, वायु सेना है, जल सेना है, इनमें भी महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ने लगी। थल सेना में तो 33% हो चुकी है। तो इस प्रकार ये हमने एक टॉपिक वाइज समझने का प्रयास किया है इस चैप्टर को, कि कैसे पहले भेदभाव ज्यादा था, अब बहुत कम हो रहा है। पहले हमारी जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, अब कितनी है, ये सब हमें इस लेसन में पढ़ने को मिला है। ऐसा आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।